नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 377वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शिवेंद्र खरारी। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाह रही हूँ। सर का मैं एक इंट्रो देती हूँ। सर ने एमबीबीएस किया है KMC मणिपाल से। उसके बाद उन्होंने BHMS कैंट होम्योपैथिक कॉलेज भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से किया है। ये अभी वर्तमान में पटना में अमोद क्लिनिक और लीवर केयर क्लिनिक के डायरेक्टर हैं। एक चिकित्सक के मिशन को पूरा करने के लिए 23 वर्षों के संघर्ष का अनुभव है इनके पास। इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है इडियोपैथिक और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स और स्ट्रोक मैनेजमेंट। और इनका आज का विषय है फास्फोरस को होम्योपैथिक औषधि के रूप में आत्मसात करना भाग 3। सो डॉक्टर शिवेंद्र खरारी, आपका IFPH मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर, you are muted. Please unmute yourself. सर आप अनम्यूटेड हैं। सर आप म्यूटेड अनम्यूट करिए खुद को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज मैं फास्फोरस के बारे में कुछ उन पहलुओं को छू रहा हूँ जो कि मैंने पिछले 2 पार्ट में डिस्कस नहीं किया था। पिछले पार्ट में एक्चुअली हम लोग ज़्यादा सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिए थे कि फास्फोरस को कैसे सिंबलाइज करें लाइट से, डिफ्यूजन से, और उसको एक्चुअली जो एनेस्थेटिक्स है क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड ऑल, उसके जो इंडक्शन से जो इफेक्ट्स आता है उसको हम लोग सिमुलेट करने का कोशिश किए थे कि फास्फोरस में उसी तरह से पैथोलॉजी डेवलप होती है। जैसे 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 डीपर प्लेन पे चला जाता है फास्फोरस, ग्रेड 1 से 2, 3, 4 4 फेजेज में अगर फास्फोरस को हम जानते हैं तो वो उसके मतलब कि अल्कोहलिक या इनहेलेशन एनेस्थीसिया के इन्फ्लुएंस में आने के बाद पेशेंट कैसे बिहेव करता है, वो चीजें स्पष्ट हुई थी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालॉजी के रूप में उसको हम लोग ग्राइंड करने की कोशिश किए थे, और वही इम्पोर्टेंट है। एक अलग पहलू था जिसके चलते हम फास्फोरस को ज्यादा इन्फ्लुएंसिंगली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक मिनट, just let me change the स्वर का है। तो हम लोग जैसे फास्फोरस के बारे में बता रहे हैं कि एक कोटेशन है, थिंग्स व्हिच कैन हर्ट कैन हील। जैसे हर होम्योपैथी जानता है कि जिस चीज से नुकसान हो सकता है, जो पॉइजन होता है, वो अमृत के भी काम आता है। कोई भी चीज है, जैसे कि मेडिसिन में हम लोग होम्योपैथिक रेमेडी में देखते हैं कि पॉइजन कैन बी कन्वर्टेड टू मेडिसिन, दैट इज आफ्टर लॉट ऑफ ग्रेडेड पोटेंटाइजेशन। तो ये एक चीज है। फास्फोरस जानते हैं कि हम लोग बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है और इट्स वेरी इरिटेटिंग। पॉइजनस सब्सटेंस है और ये ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन के संपर्क में आके बर्न करता है, लाइट देता है, और उससे बहुत सारा जो फिजिकल एंड ऑर्गेनिक लेवल पे बहुत सारा चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। तो वन ऑफ द मेन इफेक्ट्स इज ए काइंड ऑफ इरिटेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो बर्निंग होता है और डिजेनरेशन होता है। ये हमारे सारे बॉडी के हर टिश्यूज में ये पाया जा सकता है।
तो इरिटेशन और बर्निंग है कि इसको अगर जैसे फास्फोरस का जब हम लोग फास्फोरस को रखते हैं कहाँ, वाटर में रहते हैं, बिकॉज इट इज इंसॉल्युबल इन वाटर। जैसे ही ये बाहर इसको हम निकालेंगे, ऑक्सीडाइज करेगा, बर्न करेगा, आग लग सकता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ऑक्सीडेशन। और ये जो है, और जब बर्न करेगा तो लाइट लाइट देगा। बर्न से वेपर आएगा, वेपर से फ्यूम आएगा, फ्यूम आएगा, और ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन को, जितना रेस्पिरेटरी लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कितना मेम्ब्रेन्स है, एवं पेरियोस्टियम जो हड्डी का कवरेज है, बोन का जो लेयर है, उसको भी इरिटेट करता है, लीवर को भी इरिटेट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में सारा कवरिंग को ये इरिटेट करता है। और उसका बहुत सारा परिणाम हम देखते हैं कि बॉडी में हो सकता है। तो हम लोग कैसे ये प्रूविंग का, जितना सिम्टोमेटोलॉजी है फास्फोरस का, उसका सोर्स क्या है? सोर्स है द बिगेस्ट एंड फोरमोस्ट कंक्लूसिव सोर्स इज द प्रूवर्स ऑफ पोटेंटाइज ड्रग्स। जो प्रूवर है, उस उसका जो स्टडी है प्रूवर्स का, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ provings of phosphorus. That is around, for more than 4,000 symptoms are recorded for the phosphorus medicine. तो बाकी जैसे देखते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होता है, जो पहले के जमाने में चाइल्ड है सक कर लेता है, डकिंग लिखा हुआ है, चाइल्ड मैच मैच को सक कर लिया। मैच वर्क्स के फैक्ट्री में जहां माचिस बनता है, वहां के फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो एक्सपोज होते हैं उनके द्वारा। रैट पॉइजन्स हम लोग देखते हैं, बहुत सारा हम लोग सुनते हैं कि सेल्फोस खा लिया, पेशेंट सेल्फोस खा लिया, मर गया, सेल्फोस खा के हॉस्पिटलाइजेशन होता है। हम लोगों ने कई पेशेंट को देखा है कि एक बार जो सेल्फोस खा लेता है, दोबारा वो उस पॉइजन से मरना नहीं चाहता। तो सी सो मच अफ्रेड, सो मच पेनफुल एंड सो मच excruciating feelings are there. तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चारों इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रूवर्स ऑफ पोटेंटाइज ड्रग्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रूवन बाय सर सैमुअल हैनमैन, and that is all the symptoms, and in the repertory are there, in the materia medica are there, materia medica ये यूनिकली ऑर्डर्ड है, बहुत ही स्पष्ट रूप से, इसमें आपको शक की गुंजाइश नहीं है। वंस इट इज द प्रूवन थिंग, उसमें आपको शक की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इट इज वेरी साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक, और एक मास नंबर ऑफ प्रूवर्स पे इसको ट्रायल किया हुआ है, right from the age of Hahnemann to Kent, and still it is continuing even now also, अभी भी इस पे हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल फॉर ऑल पर्पस। एक हमने किन्हीं का एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक जो vagabond people who wander from here to there, who are not concerned with something, it's a very naive person, they are also, they will also accept the genuinity of this, they will also have no difficulty, उनको भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इन चीजों को समझने में कि फास्फोरस या होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, क्या ऑर्डर है, और क्या कंक्लूसिव साइंटिफिक एविडेंस है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हु आर द सुटेबल पेशेंट। लास्ट टाइम हम लोग ये बात किए थे कि पोटेंशियल फास्फोरस पर्सनालिटी कौन सा है, जिसको हम लोग आम तौर पे जानते हैं पोटेंशियल फास्फोरस पर्सनालिटी, कि भी ठीक है, टॉल है, स्लेंडर है, बैरल चेस्ट शेप्ड है, ब्लैक हेयर है या सॉफ्ट हेयर है या थिन स्किन है या फेयर लुकिंग पीपल है, ये सब सारा चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डाला है। तो और ये सब द पेशेंट बिलोंग्स टू सैंग्विन टेम्परामेंट। सैंग्विन टेम्परामेंट हम लोग जानते हैं कि टेम्परामेंट सैंग्विन, कोलेरिक, इस तरह का टेम्परामेंट होता है, दिस बिलोंग्स टू सैंग्विन टेम्परामेंट। और ऐसा तो सुटेबल पेशेंट आर दोज पीपुल हु आर यंग, ग्रोइंग टू रैपिडली, स्टूपर्स यानी पोटेंशियली स्टूपर्स। टू रैपिड जब भी ग्रोथ होगा और बहुत ज्यादा से तेजी से ग्रोथ होगा, तो क्या होता है कि मास वहां बनने लगता है, स्ट्रेंथ नहीं आता है, तो दे आर इंक्लाइन टू बेंड डाउन, इंक्लाइन टू बेंड डाउन। जैसे हमने देखा कि लाइट के एब्सेंस में क्या होता है कि क्रीपर्स और स्टूपर्स ये सब ज्यादा ग्रो करते हैं। तो हियर आल्सो द पेशेंट हु नीड्स फास्फोरस, दे आर लाइक दीज पीपल,
दे आर नॉट एबल टू विथस्टैंड द प्रेशर, डोंट हैव, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है, और उनके पास फिजिकल एलिमेंट के लिए पोटेंशियलिटीज होती है, क्या कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लंग्स का जो ये सब प्रॉब्लम हो गया, उनके लिए वो सब बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, और दे गे वो कंजम्पशन में चले जाते हैं। कंजम्पशन में यानी उनका क्षय हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग बोला जाता है, यानी कि दिस पैथोलॉजी इज गोइंग, इसको अब खत्म करने वाला है, पेशेंट को समाप्त करने वाला है। एक जमाना था जब ये सब सारा लिटरेचर का कुछ वर्ड था कि जिस समय ट्यूबरकुलोसिस वाज एज गुड एज कैंसर एज फार एज हॉरिबिलिटी इज कंसर्न। हॉरिबल के मामले में कैंसर ही जैसा, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो रोना धोना मर जाता था, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट। होम्योपैथी बहुत ज्यादा अप्रोचेबल नहीं था उस समय, और जेन्युइन होम्योपैथी शायद अब के डेट में ज्यादा अप्रोचेबल है। तो उस समय अगर इनको, दीज यंग पीपल को अगर इन सिम्टम के साथ, इन टेंडेंसीज के साथ अगर समय रहते दिया जाएगा, तो शायद वो कंजम्पशन से, फिजिकल एलिमेंट से बच सकते हैं। एक्चुअली एक फ्रेल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन विच इज वेरी फ्रेजाइल, वेरी सेंसिटिव, और ये स्टिग्मा स्टिग्मा है, स्क्रूफुलोसिस है, जैसे ग्लैंड हो गया, ये हो गया, ये सब ग्लैंडुलर टेंडेंसी इस समय ज्यादा होता है। ग्लैंडुलर टेंडेंसी ज्यादा होता है, यानी कि इनको शुरू से ही, अपनी शुरुआती अवस्था से ही, दे हैव, उनको फाइट आउट करना होता है। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स एक तरह का संतरी होता है, खास करके बाहरी ग्लैंड जो होता है, जैसे एक्सटर्नल सर्वाइकल ग्लैंड हो गया, इंग्वाइनल ग्लैंड हो गया, कहीं भी ग्लैंड हो गया, तो इनिशियल इन्फेक्शन के स्टेज में ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, वो चेक करता है। दैट इज द साइन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का वो द्योतक है, उसको वो चेक करता है, और स्वेल करता है, वहां पे चेंजेस आते हैं। धीरे 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 क्या होता है कि जब डिजीज फोर्स हैवी होगा, तो उसको सुपरसीड कर जाएगा, वो डीपर प्लेन में जाएगा, डीपर प्लेन में जाएगा तो ऑर्गेनिक लेवल पे उसको उसका इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है फास्फोरस का। तो पोटेंशियल टेंडेंसी, जैसा अभी हम जस्ट चर्चा किए थे कि कैसे लोग होते हैं, जैसे सोशिएबल, सिंपैथेटिक, सैंग्विन, एडेप्टेबल। सैंग्विन मतलब वेरी क्रिएटिव, वेरी सोशल, वेरी एक्सट्रोवर्ट, हेल्प करने के लिए, दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी हैं, दूसरों की चिंता करने लगते हैं, अपने से हट के। जो डिफ्यूजन वाला जो हम लोग चीज देते हैं उसको थीम में जोड़ सकते हैं कि हिज अपने आप को रोक नहीं सकता है, किसी की ग्रीफ को देख के, किसी को हेल्प नीड को देख के अपने आप को रोक नहीं सकता है, वो जाना चाहता है, हेल्पिंग हैंड बढ़ाना चाहता है, बदले में कुछ नहीं जाता है। ये इंस्टिंक्टिव हेल्पफुलनेस हुआ, इंस्टिंक्टिव बेनेवोलेंस हुआ। तो इन ये सब चीज होता है कि दीज आर द पोटेंशियल फॉस्फोरस पेशेंट। कौन सा पार्ट्स इन्वॉल्व होता है, दैट इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली बोन्स, पेरियोस्टियम, टीथ। हम लोग देखेंगे कि कितना ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड बोन इन्फेक्शन कैरीज, एंड फॉसी जॉ एंड नेक्रोसिस, एंड हिप जॉइंट का जो डिजनरेशन होता है, हिप जॉइंट डिजनरेशन, दैट इज वेरी कॉमन, एंड दे गेट, हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है डिजेनरेटिव डिजीजेज ऑफ द हिप जॉइंट। हमने देखा है कि वेयर प्रॉपर ट्यूबरकुलोसिस केस के बाद भी, प्रॉपर ट्यूबरकुलोसिस कोर्स के बाद भी, degeneration of hip joint was very much recovered after giving phosphorus। ठीक है, तो सेल सेल आरएनए, सेलुलर, कितना सेलुलर, सेल का मतलब है कि सेलुलर टेंडेंसी जो होता है ग्रो करने का, हाइपरट्रॉफी करने का, ये सब सारा चीज, जैसे अब एट्रॉफी करने का भी, जैसे लार्जर डोज में अगर टॉक्सिसिटी हुआ तो लीवर का सेल, लीवर पेरेन्काइमल सेल क्या होता है, वो एट्रॉफी करने लगता है। आरएनए का, डीएनए का, ये चेंज होता है, उसको हम लोग को रिलेट कर सकते हैं कि ट्यूमर्स और कैंसर में, वहां पे ट्यूमर और कैंसर और फाइब्रॉइड है, इन सब चीजों में देखते हैं कि जो सेल्स है या टिश्यूज है, दे आर नॉट वेरी मच मैच्योर्ड, दे आर नॉट सो मच न्यूक्लिएटेड। वो क्या होता है कि उनका ग्रोथ होता है, आउट ऑफ बाउंड होता है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग विदाउट हैविंग स्ट्रेंथ। वो एक मशरूमिंग हो जाता है, एक बिग मास बनते जाता है। ठीक है, दूसरा जो और सब बहुत सारा जो है, जो कैविटरी ऑर्गन्स है, कैविटरी ऑर्गन्स है मतलब कि लंग्स है, लिवर, ब्रेन, और दूसरा कैविटी जीआईटी हो गया, और उसमें जो फ्लूइडिटी है, ब्लड है, ट्यूमर, कैंसर, इन सब पे ये सब फास्फोरस के लिए
ये प्रॉपर साइट ऑफ एक्शन है जहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। इसमें यूट्रस भी हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो विकैरियस मेंस्ट्रुएशन होता है और फाइब्रॉयड होता है, ये सब सारे यूट्रस में होता है कि इट्स नॉट रिटन हियर। और उसको देखते हैं, ये एक सिम्टोमेटोलॉजी है उसको फास्फोरस, नाइट्रमोर और सीपिया। अगर हेडेक का केस है, गैस्ट्रिक का केस है, कैसे कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हर चीज को देख लेंगे, जैसे सिंपैथेटिक नेचर अगर देखते हैं, तो तीनों ड्रग में केवल फास्फोरस ही है जो कि सिंपैथेटिक नेचर का है। ठीक है, हेट सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी को हेट करने वाले कौन है? हु डोंट लाइक सिंपैथी, दे आर नाइट्रमोर और सीपिया। फास्फोरस को सिंपैथी चाहिए, क्रेव चाहिए, उसको एश्योरेंस चाहिए, उसको रीएश्योरेंस चाहिए। ही वुड लाइक टू कम टू विजिट योर क्लिनिक। आपके क्लिनिक में वो बार बार आना चाहेगा, बार बार एक चीज को बताना चाहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ही नीड्स एश्योरेंस बिकॉज ही इज कमिंग प्रीमेच्योरली, समय से पहले आ रहा है और कुछ ऐसी बातें बोल रहा है कि उसको एश्योरेंस या रीएश्योरेंस चाहिए। इनको सिंपैथी भी चाहिए, उसको एश्योरेंस, सिंपैथी, एवरीथिंग। जैसे फास्फोरस आपसे जैसे बात करता है, आगे बैठ के इंक्लाइंड होके बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में बात करता है जिससे आपको हर्ट नहीं हो। ही कैन फील कि आपको भी अच्छा फील होना चाहिए, इट्स अ वेरी फ्रेंडली मैनर में। वो आपको टच भी करेगा, हाथ को कभी कभी टच करके बोल देगा कि हाँ डॉक्टर साहब देखिए ना, जो इंपॉर्टेंट बात बताएगा तो हाथ को वो आपके टच कर सकता है। ठीक है। दो तीस चौथा सिम्टम है बेटर एलोन। फास्फोरस नीड्स कंपनी, ही इज क्रेविंग फॉर कंपनी। वो उसको कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए, कितना पीपल का, कितना लोग का, कितना ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का, उसको लिमिटेशन नहीं चाहिए। सो ही लाइक्स कंपनी, बट नाट्रमूर और सीपिया दे फील बेटर एलोन। उनको अपने आप से चाहिए कि नाट्रमूर ड्वेलिंग एक तो अपना वाल बना लिया है, उसी के अंदर रहना चाहता है। दैट इज मेनली ड्यू टू डिफेंसिवनेस। उसका एक डिफेंसिवनेस के चलते, डिफेंसिवनेस जो नेटरमूड का थीम है, उसके चलते ही वांट्स टू बी बेटर एलोन, कि कोई उनको इंक्रोच नहीं करे, उनके टेरिटरी में नहीं आए, उनको हर्ट नहीं करे। क्रेविंग ऑफ सॉल्ट, क्रेविंग ऑफ सॉल्ट इस फास्फोरस के लिए बहुत क्रेविंग है, नाइट्रमोर के लिए क्रेविंग है। तो भाई अब कैसे होगा नाइट्रमोर और फास्फोरस में, कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा? तो नाइट्रमोर और सीपिया जो होता है, वो फैट के लिए लोथिंग होता है, उनके लिए बहुत बोर्डम होता है, दे कैन नॉट टॉलरेट सो मेनी गैस्ट्रिक सिम्टम, सो मेनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। वो सब उनमें एराइज हो सकता है, लोथिंग होता है। लेकिन वो फास्फोरस में ऐसा नहीं है, ही इज पैलेटेबल, फैट इज पैलेटेबल, इज नॉट सो बैड फॉर इट। कोल्ड में फास्फोरस बर्स्ट होता है, चिली टू वार्म फास्फोरस को माना जाता है, मेनली सब लिटरेचर में चिली लिखते हैं, लेकिन वार्म है। यू टच द हैंड्स ऑफ फास्फोरस इट विल बी वार्म, इट्स नॉट एग्जैक्टली विद चिली, बिकॉज उसका डिफरेंस होता है कोल्ड और हीट के रिलेशन में, थोड़ा सा सेलेक्टिवनेस होता है फास्फोरस के पेशेंट। चिली बट बेटर इन कोल्ड। नाइट्रमोर क्या होता है, चिली होता है लेकिन कोल्ड में वो बेटर फील करता है। थंडर ऑफ फियर ऑफ थंडर, फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म में फास्फोरस और सीपिया है। तो एक्साइटेबिलिटी सीपिया में ज्यादा है, फास्फोरस में जितना ज्यादा इम्प्रेशनेबल है, इतना ज्यादा अफ्रेड है, फियर है, दैट इज एक्चुअली दैट हैपेंस इन द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज में ज्यादा होता है, जहाँ पे मेंटल सिम्टम प्रिवेल ज्यादा करने लगता है। एवन अप्रोचिंग ऑफ ए थंडर स्टॉर्म कैन अफेक्ट हिम बिकॉज ऑफ सडननेस। सडन थंडर आप बोल सकते हैं, ज्यादा सही होगा कि सडन थंडर के समय में फास्फोरस ज्यादा स्टार्टलिंग उसमें हो जाता है, भयभीत हो जाता है, ही गेट्स अवेक। ठीक है ना। एक जो वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है, एक थंडर स्टॉर्म चला गया तो उस समय तक बाकी चीज में क्या होता है, वो अपने आप को रिकैपिचुलेट कर लेता है कि, लेकिन नॉइज और ये सब जो इम्प्रेशनेबिलिटी होता है, उसमें क्या करता है कि वो अपने आप को सूद नहीं कर पाता है, ही इज अनेबल टू पैसिफाई, अपने आप को पैसिफाई नहीं करता है। तो फिर दूसरा थंडर स्टॉर्म आया, फिर वो स्टार्टल होगा, फिर सडन नॉइज आएगा, फिर स्टार्टल होगा। तो दीज आर द थिंग्स हैपेंस विथ फास्फोरस। कुछ डिस्टिंग्विश फीचर है, जैसे हैनीमैन का एक हमने नोट किया था कि क्रॉनिक लूज स्टूल, क्रॉनिक डायरिया में फास्फोरस के बारे में प्रोब करना चाहिए, यू शुड बी प्रोविंग।
मेस्मरिज्म फास्फोरस को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत सारा सिम्टम्स है, लेकिन उसमें देखिए कि मेस्मरिज्म इज ए काइंड ऑफ स्टैंड आउट सिम्टम. Stand out from the, he wants to be in touch with so many people, he wants to be attracted by so many people. ठीक है ना. रब बिंग रबिंग उसको बहुत अच्छा लगता है, मेंटल रबिंग, फिजिकल रबिंग, ऑल रबिंग. ठीक है, वो उसके लिए सूदनिंग है. कुछ फीचर्स हम लोग देख रहे हैं. डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हो गया, जिसमें कफ, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया. इसके लिए जैसे लंग्स है, लंग्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन है फास्फोरस का, जहाँ पे हम लोग यूजुअली इसको प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं. हम लोगों ने निमोनिया में, ब्रोंकाइटिस से लेके कैंसर के इनिशियल स्टेजेस में फास्फोरस को दिया है. फास्फोरस के ब्लीडिंग को रोक पाने में सफल हुए हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है. तो कफ जो इनका होता है, हार्ड होता है, ड्राई होता है, टाइट होता है. टाइट मतलब डिफिकल्टी से निकलेगा, रैकिंग काइंड ऑफ, वेरी पेनफुल, बहुत कष्ट देगा, निकालते निकालते हालत खराब हो जाएगा. सॉल्टी टेस्ट होता है. रेट्रोस्टर्नल एरिया में, स्टर्नम के पीछे वाले एरिया में ये टियरिंग पेन होता है. ठीक है. तो ये कफ जो होता है, लाइंग लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ अगर आप लाई डाउन करेंगे तो एग्रेवेशन होता है. पिछले साल 2021 में खास करके कोविड के केस में, या पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड में, जब रिकवरी पीरियड में हम लोगों ने कुछ पेशेंट को देखा था, जिनका वो काफी कुछ ये इस तरह का सिम्टम आता था. तो लेफ्ट साइड में एग्रेवेशन हो जाता था, तो हम लोग सोचते थे कि भाई ये हो सकता है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है. हम लोग उस समय भी कोविड को देखते हुए भी कि जाना है नहीं जाना है, बहुत सारा रिस्क है जांच करवाने में, तो वहां पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन नहीं निकला. पेरिकार्डियल इफ्यूजन नहीं निकला, और फास्फोरस कुछ कई पेशेंट को बहुत हेल्प किया बिकॉज ऑफ थिन एक्सपेक्टोरेशन का जो नेचर था, और लाइंग डाउन में एग्रेवेशन था लेफ्ट साइड में. यूजुअली जो लंग्स का अफेक्शन होता है, इनका राइट लोअर लोब में एफिनिटी होता है. जैसे हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड में दो लोब होता है, अपर लोब एंड लोअर लोब. राइट साइड में अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब. तो इसको अगर हम रेडियोलॉजिकली देखेंगे तभी पता चलेगा. और अगर आप बहुत अच्छे हैं ऑस्कल्टेशन में या परकशन में, स्टेथोस्कोप से आप बहुत अच्छे हैं, या परकस करके पता कर सकते हैं, तो उससे पता चलेगा. ठीक है. इनका कफ है जो वार्म से कोल्ड रूम में जाने पे एग्रेवेट होता है, या ठंडा हवा इनहेल करने से एग्रेवेट होता है, और उस समय बर्निंग में, चेस्ट में बर्निंग होता है. और जब ब्रोंको निमोनिया होने लगता है, तो इनका एंजाइटी और हीट है जो चेस्ट में बहुत बढ़ता चला जाता है. दैट इज वेरी ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव फॉर द पेशेंट. छोटा छोटा ट्रिफलिंग से भी, जब ब्रोंकोनिमोनिया डेवलप कर गया तो बहुत ज्यादा कफ का, या सीवियर ब्रोंकाइटिस डेवलप कर गया, तो छोटा छोटा मैन्युवर भी उसको तंग करता है. लाफिंग, रीडिंग, थिंकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, ऑपरेशन मतलब दबाव, जैसे लगता है कि चेस्ट को सब दम घोट रहा है, दबाया जा रहा है. चेस्ट अनेबल टू एक्सपैंड, चेस्ट फैल ही नहीं रहा है, ही इज ट्राइंग टू गास्प. तो सांस बहुत तेजी से लेता है कि एक एक मिनट में कम से कम 30 बार, 40 बार वो सांस ले रहा है. ब्रोंकोनिमोनिया के केस में 50 बार सांस ले रहा है. ठीक है. एक्सेसरी जो उसका रेस्पिरेटरी मसल्स है, नेक मसल्स है, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, ये सब बहुत एक्टिव हो गया है, पसीना पसीना हो गया है. ठीक है. तो ये सारा जो सिम्टम है इनका, इवनिंग से मिडनाइट में एग्रेवेट होता है. इवनिंग टू मिडनाइट में, तो जरूरी नहीं है कि इट ऑलवेज हैपेंस विथ ब्रोंकोनिमोनिया आल्सो. द कफ्स ऑफ फास्फोरस इवनिंग से मिडनाइट में ज्यादा डेवलप होता है. जैसे हम लोग देखे हैं कि इवनिंग में होता है, ट्वाइलाइट में होता है, डार्कनेस में फास्फोरस एग्रेवेट करता है. तो सेम मेंटल एनालॉजी कैन बी ट्रांसफर्ड हियर. ठीक है. तो हिमोप्टेसी होता है. हिमोप्टेसिस कैसा होगा? प्रोफ्यूज होगा, फ्रेश होगा, ज्यादा होगा. तो कफ के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में इस तरह से होगा. अब देख लेते हैं स्टूल ऑफ फास्फोरस. बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा अच्छा टर्म लगता है एक लाइन पढ़ना. लॉन्ग, स्लिम, हार्ड, ड्राई एंड डिफिकल्ट. लॉन्ग, लॉन्ग, स्लिम, वेट स्टूल तो नॉर्मल है. लॉन्ग, स्लिम, हार्ड, ड्राई एंड डिफिकल्ट विद अदर एमिनिटीज,
can indicate towards phosphorus. एब्डोमेन में एक ऑल गॉन सेंसेशन होता है। जैसे ऑल गॉन सेंसेशन इसका पूरे शरीर में होता है, इट्स नॉट ओनली एब्डोमेन, लेकिन एब्डोमेन में प्रोमिनेंट होता है। पेशेंट फील करके वो बताता है, उनके एक्सट्रीमिटीज में, उनके पीठ में, उनके चेस्ट में, एवरीवेयर ऑल गॉन सेंसेशन, एम्प्टीनेस, नथिंग इज देयर, ही फील्स वैकेंट। ठीक है ना। और उसके साथ साथ शोल्डर ब्लेड्स के दोनों तरफ, बीच में, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में वो बर्निंग सेंसेशन भी होता है। ठीक है। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस भी बहुत कॉमन सिम्टम है। जैसा हम लोग बात किए थे कि फास्फोरस का फ्यूम क्या है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन को, कवरिंग को, आउटर लेयर कवरिंग को क्या करता है, इरिटेट करता है। इरिटेट करके कहाँ पे, वहां पे कोई भी डिसकंटिन्यूएशन अगर होता है, दैट इज कॉल्ड अल्सर। एनी काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूएशन इन एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्सर। तो स्टमक में छोटा सा भी, जैसे हम लोग बहुत सारे एंडोस्कोपी का फीचर देखते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी का, कि रेड और एरिथेमस होता है और एक छोटा सा स्ट्रीक होता है जहाँ पे सेलुलर डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो स्टमक और लोअर इंटेस्टाइन में, लोअर डुओडेनम, स्टमक और डुओडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ इलियम, तो इन सब में ये अल्सर्स प्रोमिनेंट होता है, जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है। कैंसर स्टमक में भी गैस्ट्राइटिस होता है, उसमें भी फास्फोरस आपको हेल्प कर सकता है, बट इट इंड्यूसेज ऑल्सो, इट कैन इंड्यूस क्रॉनिक इरिटेशन। क्रॉनिक इरिटेशन कैन लीड टू कैंसर। एवरी 1 out of 8 gastritis patient is bound to suffer from cancer in his life. तो स्टमक में अगर गैस्ट्राइटिस हो गया, स्टमक इन्वॉल्व है, तो बी केयरफुल। स्टमक इन्वॉल्व है तो आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, और एक सही दवा सेलेक्ट करना, करवाना हमारा ड्यूटी है। डुओडेनम में है, इंटेस्टाइन में है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इज लेस, बिकॉज हेयर क्या है, ये जब भी होगा कि क्रॉनिक इरिटेशन होगा, क्रॉनिक इरिटेशन होगा तब कैंसर होगा। जस्ट एक लाइन हम जोड़ दिए इसमें। तो इसमें क्या होता है कि बर्निंग, कटिंग, पेन, बर्निंग एंड कटिंग पेन, जो कि कोल्ड ड्रिंक से एमिलेशन होता है। और सब लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जब पेट में जाता है, एमिलेशन होता है, वो वार्म हो जाता है, तो नोजिया वॉमिटिंग होता है, पेशेंट निकाल देता है, फिर कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है। तो ये एक लेकिन फीचर है, फीचर फास्फोरस का ये भी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ आइसी कोल्ड वाटर ही वांट्स टू ड्रिंक, प्लेंटी ऑफ। तो वॉमिटिंग ऑफ एसिडिक म्यूकस होगा इसमें, गैस्ट्राइटिस, सीवियर गैस्ट्राइटिस होगा तो म्यूकस होगा। माउथफुल रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन जो इंजेस्ट किए हैं फूड को वो पूरा कार्डियक रीजन से या स्टमक से आकर पाइलोरस को क्रॉस नहीं करता है, इट कम्स अप एंड माउथ इज फुल ऑफ दैट इंजेस्टिव फूड। ठीक है। सिरोसिस, सिरोसिस फास्फोरस में, जैसे फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर, हम लोग अक्सर देखते हैं फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर इतना कॉमन है कि एवरी 1 out of 4 पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते सब फास्फोरस का पेशेंट है। तो फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर एक बहुत ही डेंजरस रूप ले सकता है अगर ये कैंसरस है, और अगर वो फास्फोरस का पेशेंट है और उसको फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर है, तो यू हैव टू ट्रीट हिम वेरी एडिक्वेटली। यूजुअली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में ज्यादा होता है, वो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में ये ज्यादा होता है, लेकिन आजकल नॉन स्टियाटिक हेपेटाइटिस में भी ये बहुत कॉमन हो गया है। इनका पिक्चर ऑलमोस्ट इसी की तरह होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के चलते, जिसमें पहले ग्रेड 1 होगा, ग्रेड 2 होगा, ग्रेड 3 होगा, फिर वहां पे नेक्रोसिस होने लगता है लीवर पेरेन्काइमा का, और धीरे धीरे वो एट्रोफी करने लगता है, एट्रोफी करने लगता है, उसके बाद पीस मील नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस के समय वो पीस मील, छोटे 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 फोकस में उसका नेक्रोसिस होगा, और वहां पे लीवर फंक्शनल नहीं करेगा, लीवर का साइज सिकुड़ने लगेगा। सिरोसिस मीन श्रिंकेज। सिरोसिस का मतलब कभी नहीं कि लीवर इतना बड़ा हो गया है
और ये हो रहा है, लीवर स्टार्ट्स टू श्रिंक, एट्रोफी, एंड स्प्लीन स्टार्ट्स टू इनलार्ज। तो अगर स्प्लीन इनलार्ज नहीं है, ठीक है, तब वो सिरोसिस नहीं है। लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर अगर नॉर्मल साइज का भी है और एक स्प्लीन इनलार्ज्ड है और लीवर नोड्यूलर है, जो पीस में नेक्रोसिस होता है, छोटा छोटा नोड्यूल बना देता है, तो वो सिरोसिस नहीं है। लेकिन अगर स्प्लीन भी इनलार्ज है, तब सिरोसिस होगा। सिरोसिस होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। पोर्टल हाइपरटेंशन में जो फ्लूइड ब्लड होता है, वो वो फिर पोर्टल हाइपरटेंशन का जो प्रेशर रहता है उसको मेजर बाद में किया जा सकता है, बट दैट नीड्स मैकेनिकल एंडिएवर। तो सिरोसिस इज आल्सो ए वेरी great effect of phosphorus and great indication of phosphorus. Diarrhea, pouring stool out of rectum in profusion, प्रोफ्यूज डायरिया होता है। जैसे कि एनस समझिए खुला हुआ है और रेक्टम से प्रेशर आ रहा है, तो ब्लैडर जैसे एम्प्टी होता है और वाल्व उसका टूटा हुआ है, तो उस तरह से, और खासकर ये खाने और पीने के बाद होता है। और एक डायरिया डेबिलिटेट कर देगा। फॉस्फोरस पेशेंट ऐसे ही फ्रेजाइल होता है, तो वन डायरिया that equal to that amount of loss of fluid can make the phosphorus in prostration, उसको प्रोस्ट्रेट कर सकता है। तो मॉर्निंग डायरिया ज्यादा होता है, मॉर्निंग डायरिया होता है ज्यादा, तो हम लोग रूब्रिक भी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, या पेशेंट होता है कि हाँ, द पीपल हु गेट अप इन द मॉर्निंग एंड रन्स फॉर द स्टूल 2 or 3 times, तो उसको मॉर्निंग डायरिया बोलते हैं। तो मॉर्निंग डायरिया वर्स हो जाता है, ब्लडी और प्यूरलेंट स्टूल, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया रेक्टम में, क्रॉनिक इरिटेशन के चलते अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये हो सकता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो फास्फोरस और सल्फर और ये सब पेशेंट जो मेडिसिन है, हम लोग देखे हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये सब में वेरी इफेक्टिव। और ये सैगो रिजेम्बलिंग पार्टिकल्स ऑफ टैलो लाइक पीसेस, ये तो हम लोग किताब में पढ़े हैं, हमने तो देखे नहीं है लाइफ में। टैलो लाइक पीसेस, टैलो एक्चुअली बीफ पार्टिकल को बोला जाता है जो बाहर खाते हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। सैगो मतलब साबूदाना हो गया, उस तरह का। हम लोग जो रूटीन एग्जामिनेशन करते नहीं है, अधिकतर जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, एवं एलोपैथी डॉक्टर है, जो एमबीबीएस तक कभी स्टूल का एग्जामिनेशन नहीं करता है आजकल, स्टूल का ऑब्जर्वेशन नहीं करता है। हम लोग के समय में कम से कम था कि यूरिन अगर दिया पेशेंट, 10-12 पेशेंट के यूरिन को रख दिया, 10-12 पेशेंट के स्टूल को कॉरिडोर में रख दिया, डॉक्टर आके सबका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन किया कि कैसा क्या है, उससे भी पता चल जाता था। लेकिन अब क्या है कि इन्वेस्टिगेशन का दौर है, लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन फास्फोरस में हम लोग देखें कि फर्स्ट सेकंड स्टेज तक बहुत सारा बीमारी ऐसा है जहाँ के पे आपको पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लिटरेचर में रहता है कि अगर ब्लीडिंग है, कुछ और डिजीज है, अल्सरेशन है, कुछ भी है, और अल्सरेशन नहीं, कुछ और दूसरा प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, और आपको पैथोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं मिल रहा है, इंडोस्कोपी हो रहा है लेकिन वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन द पेशेंट इज सफरिंग, बहुत ज्यादा सफरिंग है, तो आपको फास्फोरस एक, अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एक दो मेडिसिन में, तो फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रोनिक डायरिया ऑफ नर्वस और डेलिकेट चिल्ड्रन, इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक मॉर्निंग डायरिया ऑफ द ओल्ड एज पीपल ऑल्सो। उंड ब्लीडिंग, उंड ब्लीडिंग में जानना पड़ेगा 2-3 पॉइंट। जैसे ब्लीडिंग इज वेरी प्रोलॉन्ग, क्योंकि ब्लड जो होता है थीन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी कैपिलरी फ्रेजाइल होता है, ब्लड वेसल्स थीन और फ्रेजाइल हो जाता है। ब्लड का जो क्वालिटी है दैट आल्सो गेट्स थीन, दैट इज इन ए काइंड ऑफ लिक्विफाइड स्टेज। लिक्विफाइड मतलब कि इज नॉट वेरी पैथोलॉजिकल कि कुछ बहुत चेंज हो गया, लेकिन देयर इज ए काइंड ऑफ हीमोडाइल्यूशन इज देयर, तो वो प्रोफ्यूज होगा और वो लीजन के साइज के डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। छोटा सा पॉइंट होगा उंड का, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा फास्फोरस के पेशेंट में। उंड हील हो गया लेकिन स्टिल अगेन इट विल ब्रेक आउट। इजी ब्लीडिंग, ब्रूजिंग, तो वो तो कैपिलरी फ्रेजिलिटी से संबंधित है। हेडेक्स है, स्लीप और कोल्ड जो है रिलीव करता है फास्फोरस का हेडेक।
और इसमें एक चीज हम पॉइंट अभी जोड़ना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी इन रिगार्ड टू पेशेंट इन जनरल, जनरल उसका फीचर क्या है पेशेंट का, और कॉन्ट्राडिक्शन उसमें क्या है। जैसे कि पेशेंट है, चिली पेशेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेस्ट और लिम्ब पेन जो होता है रिलीव्ड बाय हीट है, स्टमक और हेड पेन है जो रिलीव्ड बाय कोल्ड है। दिस इज a contradictory feature in regard to patient in general, and this becomes very important for our homeopathic prescription. ठीक है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इज ए फेज, जस्ट लाइक प्यूबर्टी एक फेज होता है। प्यूबर्टी तो लाइफ के कॉन्टिन्यूटी का फेज है, प्रेगनेंसी लाइफ के एक इवेंट का फेज है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि वाटर से इनका एफिनिटी कम जाता है, माने हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं इसको, वाटर से वो इम्प्रेशनेबिलिटी के चलते पानी पी नहीं सकती है, पानी देखते ही वॉमिटिंग नोजिया लगता है, पानी नहाते समय भी उनको आंख बंद करना पड़ता है। ठीक है ना। सर्जन्स फ्रेंड एक पॉइंट है, वैसे ही कुछ कुछ हैफाजार्डली भी कुछ डाला हुआ है इसमें, क्योंकि मेन जो सिस्टमेटिकली हम लोग पिछले दो पार्ट में बता चुके हैं। सर्जन्स फ्रेंड, सर्जन्स फ्रेंड माने कि इन उस सर्जन की बात कर रहा है जो क्लोरोफॉर्म से एनेस्थीसिया दे रहा है, क्लोरोफॉर्म से या ईथर से, है ना। और जो ये सब चीज से एनेस्थीसिया देता है उसके बारे में बता रहे। इनहेलेशन एनेस्थीसिया पहले उनसे ही ये रिलेटेड था, उस समय इतना ज्यादा एनेस्थीसिया था नहीं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया आप दे सकते थे। तो वहां पे बताया था कि देयर इज ए वॉमिटिंग एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग आफ्टर क्लोरोफॉर्म। वहां पे कि बहुत अच्छा है कि पेशेंट जो है टाइमली अगर उसको फास्फोरस दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म के एनेस्थीसिया से आप उसको रिलीव कर सकते हैं। आपको उस समय ज्यादा जरूरत नहीं थी। अभी इतना एंटी एमेटिक ये सब सारा चीज बन गया है जिसका बहुत सारा दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे ही आप पेरीनॉर्म देते हैं, पेरीनॉर्म के बारे में सब कुछ सुने होंगे। पेरीनॉर्म क्या करता है कि उसका जो बिगेस्ट साइड इफेक्ट है, अगर डोज ज्यादा पड़ गया पेरीनॉर्म इंजेक्शन का तो वो रिजिडिटी पैदा करता है। रिजिडिटी, नॉन कन्वल्सिव रिजिडिटी, एक्स्ट्रा पिरामिडल रिजिडिटी। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिजिडिटी अगर पेरिनॉर्म के वजह से होता है तो वहां भी फास्फोरस आपको बहुत सहयोग करता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में फास्फोरस है और ब्रेन सेल्स को वो बिल्ड करता है, माइलिन सीथ में रोड्स ऑफ रेनेवीर को बिल्ड करता है। तो वहां पे से जो मैसेज का इम्बैलेंसेज होता है और उस तरह का एक्स्ट्रा पिरामिडल रिजिडिटी होता है तो फास्फोरस उस एनर्जी फील्ड को तुरंत करेक्ट करता है। ठीक है ना। हैंड्स ऑन वाटर एक है कि हैंड्स का वाटर का क्या असर होता है। अरे गर्म पानी है तो गर्म पानी में अगर हाथ डालते हैं तो नौजिया और वॉमिटिंग होने लगता है। ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तो कोराइजा एंड स्नीजिंग हो सकता है। ठीक है। तो वही चीज है। वार्म रूम में दिक्कत है, वार्म थिंग्स अगर लेते हैं स्टमक में वहां पे दिक्कत है। और रिगर्जिटेशन के बारे में तो हम लोग बता दिए थे। फैटी डिजनरेशन में तीन पार्ट होता है। सम ब्रेन को हम उतना ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन हार्ट और लिवर को, हार्ट का फैटी डिजनरेशन एंड लीवर का फैटी डिजनरेशन, दोनों फैटी डिजनरेशन यहाँ पे होता है जो उसको इनकैपेसिटेट कर देता है। फैटी डिजनरेशन का मतलब हो गया कि नॉर्मल सेल खत्म हो गया, वहां पे फैट डिपॉजिट हो गया। ठीक है। तो फैट जो डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट स्टेज में तो आपको उसको रिलीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय जब आता है कि जब वो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता है, व्हेन ही गोज इनटू स्टेज ऑफ डीकॉम्पेंसेशन। जब भी डीकॉम्पेंसेटरी फैटी डिजनरेशन होगा लिवर और किडनी हार्ट का, तो वो दिक्कत होता है। डीकॉम्पेंसेशन किसी भी चीज का, एवं सिरोसिस में अगर हो गया, सिरोसिस में अगर डीकॉम्पेंसेशन सिरोटिक स्टेज हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, तो उसकी आयु एक कैंसर पेशेंट से ज्यादा नहीं रहती है, ही कैन नॉट सर्वाइव। तो हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि कॉम्पेंसेटरी स्टेज क्या है, डीकॉम्पेंसेटरी स्टेज क्या है। कॉम्पेंसेटरी स्टेज है मतलब कि थोड़ा सा हल्का फुल्का एसाइटिस हो गया, लेग में स्वेलिंग हुआ, जो दवा से बहुत रिस्पॉन्ड कर जाता है। डीकॉम्पेंसेटरी मतलब
ये एसाइटिस तो हो ही गया, लेकिन वो बढ़ता चला गया, मैलिग्नेंट एसाइटिस हो गया, स्वेलिंग हो गया, लंग्स में फ्लूइड जमा हो गया और हार्ट फेलियर होने लगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग हाल में देखे हैं कि जब फास्फोरस हम लोग दिए थे, लेकिन लास्ट में एक टिंचर हम लोग को देना पड़ा था, एडोनिस वर्सालिस। उसके हार्ट के इस फ्लूइड में पेरिकार्डियल इफ्यूजन और ये सब जो हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया था। लेकिन अल्टीमेटली फास्फोरस टुक हर ओवर, रिलीफ दिया, मतलब आई कैनॉट से शी वाज इन डिकम्पेंसेटेड स्टेट। वो अभी उसका लखनऊ में ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है। हेमोरेजिक टेंडेंसी क्या होता है, क्या फीचर है? दैट्स अ वीक ब्लड वेसल्स वीक होता है। ठीक है, फ्रेजाइल कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्लड वेसल्स, स्किन लेयर, थिन लेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, पेरिओस्टियम, एवरीथिंग इज वीक हियर, तो ब्लड वेसल का सीथ भी वीक होता है। लेकिन इन पेशेंट में देखिए है कि जैसे हम पिछले बार में चर्चा किए थे, उसको रिलेट किए थे लाइट से, कैल्शियम से और विटामिन डी से, तो लेसर कैल्शियम इन ब्लड और जो अर्गोस्ट्रॉल होता है, जो वो जो होता है, उससे विटामिन डी और विटामिन के का सिंथेसिस भी कम जाता है, फाइब्रिनोजेन कम हो जाता है। तो कैसे होगा क्लॉटिंग? क्लॉटिंग नहीं होगा, क्लॉटिंग विल बी डिलेड, इट विल टेक टू लॉन्ग टू, बहुत ज्यादा समय लगेगा कोगुलेट करने में। फ्लूइडिटी ब्लड का बढ़ जाएगा, प्रोफ्यूज ब्लड होगा, फ्रीक्वेंट ब्लड होगा और इंटरमिटेंट ब्लड होगा। ऐसा नहीं है आया ब्लड गया ब्लड, फिर आया ब्लड गया ब्लड, इस तरह का चीज होते रहेगा कि अनलेस एंड अनटिल हिज वाइटलिटी इज स्टोर्ड बाय फास्फोरस। तो अर्गेस्ट्रॉल है, विटामिन डी का पॉसिटिव हो गया अर्गेस्ट्रॉल के इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के चलते, कैल्शियम पॉसिटिव हो गया, तो ये सब मिल के क्या बनाएगा, रिकेट्स आपको देगा, हमको देगा, प्रोन टू इन्फेक्शन। ये सब चीज कम रहेगा तो इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होगा, हमारा इम्यूनिटी चला गया, वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म चला गया, बोन का पेरियोस्टियम नहीं जा रहा है, पेरियोस्टियम चला गया, तो पेरियोस्टियम है, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, दीज आर द डिफेंस ऑर्गन। ग्लैंड है हमारा डिफेंस ऑर्गन है, लीवर है हमारा मेटाबॉलिक सेंटर है। तो ये सोचिए कि फास्फोरस कहाँ 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 हमको कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कुछ डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्रेन। ब्रेन में अभी हम जैसे बताया कि ब्रेन में भी ऑर्गेनिक चेंजेस फास्फोरस इंड्यूस कर सकता है, सो मेनी ऑर्गेनिक चेंजेस। और फास्फोरस के चलते क्या होता है कि मेंटल परफॉर्मेंस लेस हो सकता है, और द पेशेंट कैन बी मोर स्टूपिड, क्या वो बोल रहा है, इरेशनल बोल रहा है, इलॉजिकल बोल रहा है, उसको नहीं समझ में आता है। ठीक है। ट्यूमर और कैंसर सेल पे कैसे फास्फोरस क्या करेगा? जब हम फास्फोरस पेशेंट को देंगे स्मॉल अमाउंट में, मिनिमल अमाउंट में, पोटेंटाइज डोज में, तो फास्फोरस क्या करता है कि सेल ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट करता है। तो वहां पे ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन तो पुराना टर्म है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे उस समय क्या हो रहा था कि ट्यूमर जब तेजी से फैल रहा था, बढ़ रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटीपीज आर लेस, सेल्स आर नॉट गेटिंग वेरी मच मैच्योर, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर, और टॉक्सिन्स ज्यादा बन रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, इमेशिएशन हो रहा है, वेट लूज हो रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ सो मेनी प्लेंटी ऑफ इन्फेक्शंस उसको घबोत लेता है, क्योंकि ऑलरेडी फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेजिलिटी का और ससेप्टिबिलिटी का, सेंसिटिविटी का। तो ये सब सारा चीज वो उसमें होने लगता है और ही गिरता है। बट फास्फोरस वंस यू स्टार्ट गिविंग हिम इन प्रॉपर पोटेंसी एंड डोज, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीबैटिक रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करके उसके सेल को साइज को कम करेगा। ठीक है। तो ट्यूमर और वो इम्ब्रियोनल सेल जो भी हो गया, इम्ब्रियोनल का यहाँ लिखने का मतलब है मेच्योर सेल्स, वहाँ वो रेडियो सेंसिटिव होता है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी में पेशेंट है, पेशेंट का एक्सरे एब्डोमेन नहीं कराते हैं, तो एक्सरे एब्डोमेन तो खुद भाई बहुत लीथल होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ट्यूमरस काइंड ऑफ सेल्स, इमेच्योर सेल्स। तो इस तरह से ये क्या है, ट्यूमर में, कैंसर में, फाइब्रॉइड में, सब जगह यूज हो सकता है। सीएनएस ब्रेन क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो फॉस्फोलिपिड उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसका इम्बैलेंस होगा
ऑर्गेनिक नर्व डिजीज होना है। फंक्शनल यूनिट ही जब आपका गड़बड़ाने लगे, सेल का जो फॉर्मेशन है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है, न्यूरॉन का जो सीटिंग है, वही गड़बड़ाने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम होगा ऑर्गेनिक नर्वस डिजॉर्डर। इंसैनिटी, डिपेंसिया, जनरल पैरालिसिस, स्काइजोफ्रीनिया, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन। माने ऑस्टियोमलेशिया केवल नहीं हो रहा है, ऑस्टियोमलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन है, तो ऑस्टियम यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन हो रहा है। टर्म हम भूल रहे हैं, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। हाँ, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी ऑफ ब्रेन इज ए टर्म, एक टर्म है जहाँ पे ब्रेन का सॉफ्टनिंग हो जाता है। एक बच्चा मेरे पास आया था, लेकिन वो दोबारा टर्न अप अभी नहीं हुआ है। अब देखिए, उसको तो फास्फोरस नहीं पड़ा था, लेकिन ही वाज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज हम लोग ऐड किए हैं, जैसे चिली है, ही कैन बी वार्म ऑल्सो, ही कैन अपीयर वार्म। कोल्ड से यूजुअली एग्रेवेट होता है। क्रेविंग, कोल्ड वाटर के लिए क्रेविंग होता है, आइसक्रीम के लिए क्रेविंग होता है, स्पाइसेस के लिए क्रेविंग होता है, और उस वाटर के साथ जब पेन पेन एब्डोमेन और स्टमक गैस्ट्राइटिस के लिए लेता है, तो क्या होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। स्लीप, स्लीप उसका कैटस्नैप स्लीप है। फास्फोरस इज ए काइंड ऑफ डिफ्यूजन काइंड ऑफ थीम है इसका। जब जैसे थोड़े ही समय में बहुत सारा एंजाइटी हो, बहुत सारा मेंटल एक्सर्शन, बहुत सारा पैनिक हो लाइफ में, सो गया तो स्लोली वो डिफ्यूज कर जाता है, ब्रेन से वो डिफ्यूज कर जाता है, इट कैन नॉट रिस्टोर दैट मच, ही इज नॉट इम्पिंजिंग ऑन दैट, तो वो फ्रेश फील करता है। despite of so much exertion and involvement, mental exertion and involvement, वो कैट स्नैप स्लीप मतलब कि बिल्ली की तरह सो जाना, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता है। लंबा स्लीप हुआ तो रिफ्रेश कर सकता है, मॉर्निंग में उठता है तो फ्रेश फील करता है। तो एक बार जब फास्फोरस का स्लीप में डिसऑर्डर होने लगता है, तो समझिए कि उसका प्रोग्रेशन डिफरेंट पैथोलॉजी की तरफ सेट हो सकता है। एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस इन हेडेक, बहुत सारा सेंसेज है, सेंसरी ऑर्गन है, नाक है, कान है, ये सारा सेंसरी ऑर्गन है हमारा, तो वो हो जाता है हेडेक में। वो सेंस यानी ओल्फैक्शन का गंध बहुत तेज आ रहा है, दरवाजा बंद है फिर भी किचन का गंध आ रहा है, कोई भी गंध से, परफ्यूम है उसे सेंसिटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन कई बार होता है, बहुत सारे पेशेंट दे कैन थिंक बेटर, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो जो होता है ब्रेन की तरफ ज्यादा हो जाता है, इट्स काइंड ऑफ कंजेस्टिव थिंग, बट वो ही थिंक्स बेटर। ओल्फैक्शन का सेंस बहुत बढ़ जाता है, ऑडिबिलिटी भी बढ़ जाता है, लेकिन ओल्फैक्शन के बारे में खास चर्चा है। रेवनेस, हंगर एट नाइट, रात में बहुत भूख लगती है, बहुत जोरों की भूख लगती है, उठकर चुराकर छिपाकर कैसे भी खाता है। ऑल्सो बिफोर हेडेक, ऑल्सो बिफोर हेडेक, हेडेक के पहले भी भूख लग जाती है, हेडेक के पहले भी भूख उसको बहुत लगती है। तो एक समझे कि जैसे एपिलेप्सी के पहले ऑरा होता है, तो हेडेक के पहले भी, मतलब कि भूख ज्यादा लगने लगा तो ही कैन फील कि अब हमको हेडेक होगा। लेफ्ट लाई एग्रेवेट, लेफ्ट की तरफ लाई डाउन होने से एग्रेवेशन केवल कफ का नहीं होता है, जनरल भी एंजाइटी होता है, स्लीप बेटर नहीं आएगा, पेशेंट बोलेगा सर हम खाली दाहिने ही तरफ सो सकते हैं, लेफ्ट की तरफ नहीं सो सकते हैं। वार्म फूड एग्रेवेट, वार्म फूड ऑब्वियस है, नेचुरल वो एग्रेवेट करता है। प्यूबर्टी में एग्रेवेशन होता है। विंडी वेदर, बहुत तेज तेज रफ्तार से हवा चल रहा है, नॉट नेसेसरी कि थंडर स्टॉर्म ही चल रहा है, अगर विंडी वेदर है, बहुत तेज हवा चल रहा है आंधी जैसा, तो वो वहां भी दिक्कत है। सडन थंडर स्टॉर्म में भी उसको बहुत दिक्कत है, फियर है एक्चुअली। तो और है ईटिंग एमुलरेशन, ईटिंग है, छोटे थोड़े थोड़े समय में उसको ज्यादा खाना चाहिए, थोड़े थोड़े समय के लिए उसको सोना चाहिए। इज ठीक है, इज नॉट क्रेविंग, तीन चीज के लिए उसका क्रेविंग है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और स्पाइसेज, ये सब के लिए स्पेशल क्रेविंग है उसका। ठीक है, कोल्ड एयर वाटर जो है फेस और फेस पे और सर पे जब डालता है तो वो उसको रिलीव करता है। रबिंग एमुलरेशन है, उठ के बैठ जाना अच्छा लगता है। राइट लाई एमुलेशन है, डार्क में हेडेक एमुलेट होता है। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट टाइम ये एक टर्म हम दूसर भी यूज किए थे, इस बार भी यूज कर रहे हैं। ही द फास्फोरस पेशेंट इज लाइक बटरफ्लाई एंड फ्लावर्स। क्या होता है कि फास्फोरस, जैसा हम लोग बताया थे कि उसको लाइट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एडवर्स कंडीशन नहीं चाहिए,
वैसे कंडीशन में उसके सामने डार्क हो जाता है, फियर होता है, सो मेनी प्रॉब्लम, ही गोज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ पैथोलॉजी। तो सनसाइन में उसको थ्राइव करता है, जैसे फ्लावर है या बटरफ्लाई है, सनसाइन में थ्राइव करता है, ठीक है। या फेवरेबल सरकमस्टांस में जो उसके फेवर में है तो थ्राइव करेगा, बहुत अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा और हेल्दी रहेगा। लेकिन विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है कोल्डनेस में, एडवर्सिटी के कोल्डनेस में, उसके विपरीत अवस्था आती है, तब वो मुरझा जाता है, ठीक है। अब स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। स्टेजेस ये जॉर्ज विथोल्कस के लिटरेचर में है। स्टेजेस इसको हम सोचे कि मेंशन कर देना जरूरी होगा कि फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें फिजिकल सिम्टम डोमिनेंट होता है। फिजिकल सिम्टम, बॉडी वाला चीज डोमिनेंट होता है, इंक्लूडिंग हेमोरेजिक टेंडेंसी, ब्लड आने वाला, एपिस्टैक्सिस हो गया, ऊंड ब्लीड कर रहा है ना। तो ये सब सारा चीज बहुत इजीली इजी 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 हेमोरेजिक टेंडेंसी होता है। विकैरियस मेंसेस, विकैरियस मतलब होता ये है कि जहां से ब्लड आना चाहिए वहां से नहीं आ रहा है, यानी कि मेंस के समय है, ब्लड नाक से आ रहा है, ब्लड कान से आ रहा है, ब्लड खखार से आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड विकैरियस मेंस्ट्रुएशन। दैट इज स्टेज ऑफ एमेन्योरिया, बट द टाइम ऑफ मेंसेस हैज अराइव्ड, टाइम मेंसेस का टाइम आ गया है, लेकिन वो ब्लीडिंग कहीं और से हो रहा है, ठीक है। कैट स्नैप हम लोग देख लिए थे। चॉकलेट और स्वीट्स को, चॉकलेट और स्वीट्स के लिए इसका क्रेविंग है, और चॉकलेट, स्वीट और स्पाइसेस मिल्क इसको कैंडिडेट बनाता है डायबिटीज मेलाइटिस का। फ्रेजाइल बॉडी, हेमोरेजिक टेंडेंसी, impressionable, vulnerability, sensitivity, plus cold water desire, chocolate desire और स्वीट डिजायर और स्पाइसेस डिजायर, ये सब जब पेशेंट में आप देखिएगा, डायबिटीज के पेशेंट में जिसको फास्फोरस इंडिकेशन में आएगा, यानी कि ये फर्स्ट थ्री रूब्रिक जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस में आएगा, तो यू कैन फर्दर प्रोब इनटू पैथोलॉजिकल पास्ट, फास्फोरस पास्ट, नॉट पैथोलॉजिकल पास्ट। फास्फोरस का ट्रेंड कैसा बीता है, चाइल्डहुड उसका कैसा है, इवेंट कैसा आया, हाउ ही वाज बिहेविंग बिफोर एंड हाउ इज बिहेविंग नाउ, देन ओनली यू कैन गेट होल्ड ऑफ फास्फोरस। उसी सब तभी आप फास्फोरस के बारे में पता लगाएंगे। पेशेंट आ गया, आधा घंटा बैठ गया, उसका बहुत सारा रूब्रिक हम लोग ले लिए, लेकिन पास्ट स्टेजेस के बारे में हम लोग कभी उससे चर्चा नहीं किए, तो वो नहीं सिलेक्शन हो पाएगा मेडिसिन का। बहुत सारे मेडिसिन का, उन फास्फोरस देखिए, चाहे थूजा देखिए, चाहे प्लैटिनम देखिए, चाहे ऑरम मेटेलिकम देखिए, दीस ये सब बहुत सारा पेशेंट है जिसको आपको फर्दर प्रोबिंग बैक में ज्यादा इंट्रिग्विंगली करना पड़ेगा, ठीक है। कोल्ड के लिए थर्स्ट है, ठीक है। हंगर, ठीक है। डीपर अगर फर्दर लेवल पे और फर्स्ट स्टेज में ये जाता है, तो इसको क्या होगा, लंग इन्वॉल्व होने लगा, हेमरेजिक टेंडेंसी कहाँ से आएगा, ब्रोंकस से आएगा, लंग से आएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक हेमेटेमेसिस होने लगेगा, हिमेचूरिया होने लगेगा, ब्लैडर से पेशाब आने लगेगा, तो ये सब उससे आने लगेगा, लेकिन उस समय तक पैथोलॉजी इसका फाइंड आउट करना मुश्किल है। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि लेस फिजिकल, मोर मेंटल। फिजिकल जो ट्रेट्स है वो कमने लगता है, वो आपको अब लुभावना वो फास्फोरस नहीं दिखेगा जो कि हम लोग पोटेंशियल फास्फोरस पेशेंट्स में देख रहे थे, वो अब आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। पैथोलॉजिकल एंजाइटी फॉर अदर्स एक इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि दूसरे के लिए एंजाइटी, दूसरे के लिए कुछ कर गुजरना, दूसरे के लिए आउट ऑफ बाउंड जाना, ये चीज पैथोलॉजिकल हो जाता है, आप रोक नहीं सकते हैं उसको, और वो इसके लिए एग्जॉस्टिव हो जाता है, और ये इसका इंस्टिंक्टिव है, ऐसा नहीं है कि ये अपने लिए कर रहा है, दिस इज क्वाइट सेल्फलेस, सेल्फलेस। हम तो देखे हैं कि डॉक्टर राजन संकरन के किताब में भी लिखा है कि इज नॉट हिज काइंड ऑफ सेल्फिश, बट वो किसी स्टेज के बारे में दिए हैं, वो स्टेज के बारे में दिए हैं कि जहाँ पे वो उस इमोशनल बैरियर से फ्री हो जाता है, अल्कोहल एनेस्थीसिया लाइक इंडक्शन के कंट्रोल में आता है, तब वहां भले ही वो जेस्चर दिखाएगा अपने अफेक्शन के लिए, अपने एश्योरेंस रिएश्योरेंस और बेनिफिट के लिए। अदरवाइज ये पैथोलॉजिकल एंजाइटी, एंजाइटी ऑफ अदर्स, बेनेवोलेंस, सिंपैथेटिक, दिस इज कंप्लीटली सेल्फलेस,
तो नेक्स्ट बेस्ट मेडिसिन ऑफ selflessness, helpfulness with selffulness in natrum car. Natrum car is according to me the most selfish medicine of the materia medica. ठीक है। तो ये फिर इस कंडीशन में क्या करता है कि दूसरे को बीमारी हुआ, टीबी हुआ, कैंसर हुआ, अल्टरेटिव कोलाइटिस हो गया, कुछ भी हो गया, कैंसर हो गया, उसको फील होने लगता है कि मुझे ही तो हो गया है। ये ट्रांसपोज अपने आप को वहां पे ट्रांसपोज कर सकता है। तो वहां पे उसको एश्योरेंस चाहिए, वहां पे रीएश्योरेंस चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार रीएश्योरेंस से वो एमेलियोरेशन हो जाता है। ठीक है। तो इनका फियर सब है अब जो डोमिनेट करने लगता है, बढ़ने लगता है, डार्क, एलोन, ट्वाइलाइट, थंडर्स। ठीक है ना, ये सब चीज ज्यादा, स्लीप है जो गड़बड़ाने लगता है। ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, बस अब 3 मिनट। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि एंजाइटी और फियर ओवरवेलमिंग अमाउंट में आ जाता है। कंसोलेशन का असर जो होता है वो डाउटफुल हो जाता है। कंसोलेशन अब इनको हेल्प नहीं कर रहा है। अब इन्हें लग रहा हो कि कंसोलेशन और रिएश्योरेंस से बहुत इसको हेल्प हो जाएगा, वो नहीं होगा। शॉर्ट स्लीप, कैट स्नैप नहीं, इंसोम्निया हो जाएगा। डेथ का फियर, लगता है आत्मा निकल रहा है, बाहर जा रहा है, अब हम मरने ही वाले हैं। और हमको अब कंपनी बहुत चाहिए पैनिक को रील करने के लिए। पेशेंट के पास जाएगा इसलिए नहीं कि अपना हेल्थ के बारे में चर्चा करे, उसको अपने एश्योरेंस के लिए करना चाहे, वो कंपनी सेक के लिए जाएगा। एलोन वो है, लगता है कि अब नहीं बचेंगे, ज्यादा चाहिए, तो ही कैन गो डिस्टेंस टू फाइंड ए कंपनी। तो ये फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि डेफिसिट होता है परसीविंग में, अंडरस्टैंडिंग में, जब ब्रेन आपका वो टेक ओवर कर लिया है। कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, एनालाइजिंग नहीं है, सराउंडिंग से इंडिफरेंस नहीं है, ब्रेकडाउन हो गया, मन अब घातक हो गया, सुसाइड भी कर, टेंडेंसीज आने लगता है, डीजनरेशन, सेनिलिटी, इम्बेसिलिटी, फिर ब्रेन स्ट्रोक होता है, फिर पैरालिसिस होता है, एंड he is in the end stage of life. So this was the picture of some features which I wanted to discuss other than the two submissions. तो मैं, ठीक है, मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन हम अब चाहते हैं कि इसको कंबाइन करके एक केस रिप्रेजेंट अगर कर दें हम फास्फोरस का नेक्स्ट टाइम, तो डॉक्टर साहनी सर से और आप मैडम से, दीपमाला जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक केस प्रेजेंटेशन हमको दे दीजिएगा, एक बिल्कुल वैलिड केस प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू डॉक्टर सुरेंद्र खराड़ी सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से फास्फोरस को तो एक्सप्लेन कर दिया। ये तीनों तीन तीन वार्ड में, आप 3 पार्ट में। अब आप केस को भी सर से बात करके, सर से एक बार आपका भी फिर से टाइम ले लिया जाएगा, फिर आप इसको डिस्कस कर दीजिएगा। थैंक यू। वैसे आपने बहुत ही खूबसूरती से फास्फोरस को एक्सप्लेन किया है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें, हमारे पास ओनली 2 मिनट्स बचे हुए हैं। चैट बॉक्स में आ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर खराड़ी सर, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, आते रहिए ऐसे ही, अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करते रहिए, हम लोग को भी, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो इस तरह से हमारी सारी कंफ्यूजन दूर होती रहे और सारे मेडिसिन का और भी क्लियरिफाई होता रहे। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच सर। अब हमारा हिंदी सेशन भी खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर राम, हमारे पास 1 मिनट टाइम बचा है। डॉक्टर राम प्रवेश सर ने हैंड रेज किया है, जस्ट अ मिनट। सर हमारा टाइम अब खत्म हो गया, थैंक हालांकि यू मैंने आपको, दीपमाला, कांग्रेचुलेशन डॉक्टर एस खरारी, वेरी नाइस हाँ सर, आप प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट सेशन। पीपीटी को ओके, रिमूव कर दें काइंडली। डॉक्टर खराड़ी सर, काइंडली अपना पीपीटी रिमूव कर दें। हाँ बहुत अच्छा बताए डॉक्टर एस खरारी जी। अब हमारा फास्फोरस मेडिसिन, फास्फोरस नाइट्राम्यूर सिपिया का जो डिफरेंस बताए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस खरारी। थैंक यू। आई थिंक डॉक्टर एस खरारी सर रिमूव हो गए हैं। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी हम मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू।